So hello and welcome back students to AIB Education. I study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science book 2 chapter number 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां. So आज की इस क्लास के अंदर हम बेसिकली अपने चैप्टर नंबर 1 की वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं, जिसके अंदर हम जानेंगे कि आखिर इस चैप्टर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हमें याद रखना है, जिसके द्वारा हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम के अंदर अपने आंसर को बनाकर भी लिख सकते हैं. सो आज की इस क्लास के अंदर सभी चीजों को समझने वाले हैं अपने पहले चैप्टर की. सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी चीजों को ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ और अपने हिंदी नोट्सों के साथ. सो लेट्स स्टार्ट. चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को. तो देखिए हमारे चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियां. तो राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियों का मतलब क्या है? इस बुक के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं वो सभी एक दूसरे से लिंक है. यानी कि जब आपने चैप्टर नंबर 1 अच्छे से पढ़ रखा होगा तभी आप चैप्टर नंबर 2 और अच्छे से पढ़ सकोगे. तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमारा देश आजाद हो रहा है. हम 200 साल की गुलामी के बाद आजाद हो रहे हैं. हमने पहली बार आजादी देखी है. अब पहली बार आजादी क्यों देखी है? क्योंकि उससे पहले हमारे देश के ऊपर राजाओं का राज हुआ करता था, जैसे कि मुगल एम्पायर, अशोक एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, मराठा एम्पायर. ये सब राज थे हमारे. तो आजादी जो हिंदुस्तान के लोग थे उन्होंने पहली बार देखी, हम लोगों ने पहली बार देखी. तो इसके बाद यानी कि जब कोई चीज पहली बार होती है तो उसमें हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें. तो राष्ट्रीय निर्माण जब हमारा पहली बार हुआ तो हमारे पास कई सारी समस्याएं आई, कई सारी चीजें ऐसी आई जिस पर विचार करना काफी मुश्किल हो गया और सभी को एक साथ लेके चलना मुश्किल था. तो मगर हमारे जितने भी लोकतंत्र था, हमारा लोकतंत्र व्यवस्था थी, हमारे नेता थे, उन सभी ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस निभाई और सभी चीजों को इकट्ठा करके रखा और साथ भी लेके चले. तो ये था हमारा 15 अगस्त 1947 को ये घोषणा हो गई कि हम भारत को आजाद कर रहे हैं और भारत को आजाद के साथ साथ जो हमारे रजवाड़े हैं, रियासतें हैं, हम उनको भी आजाद करते हैं. मगर इसी दिन यानी 15 अगस्त को ही एक टिप्पणी भी की गई थी कि जितना खुशी का दिन हमारा ये 15 अगस्त का है उतना ही दुख का भी है. कभी कभार इसके ऊपर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आ जाता है कि 15 अगस्त काफी खुशी का दिन है क्योंकि हम 200 वर्षों की गुलामी के बाद आजाद हो रहे हैं, मगर ये हमारे लिए दुख का भी दिन है. अब दुख का दिन क्यों है? क्योंकि 14 अगस्त को ही ये तय हो गया था कि हिंदुस्तान का बंटवारा होगा. हिंदुस्तान दो भागों में बटेगा, हिंदू और मुस्लिम दो जातियों के आधार पर. और ये मुस्लिम लीग की तरफ ही टिप्पणी की गई थी कि हिंदुस्तान किसी एक कौम का देश नहीं है, हिंदुस्तान दो बड़ी कौमों का देश है जिसको मिलाकर ये बना हुआ है. और वो दो बड़ी कौमें कौन सी हैं? एक हिंदू, दूसरे मुस्लिम्स. तो ये बताया गया कि मुस्लिम्स के लिए एक अलग राज्य, अलग देश बनाना चाहिए. हम हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे कि आने वाले समय के अंदर इसमें कोई वैल्यू नहीं होने वाली. इस तरीके से कुछ बातें थी. तो अल्टीमेटली अब ये बात तो हो गई कि भाई हाँ चलिए कोई बात नहीं, हिंदुस्तान के दो भाग हो जाएंगे, हिंदू और मुस्लिम के आधार पर. ये बात रख दी गई थी, मगर ये तय नहीं किया था कि वो जगह कौन सी होगी. यानी कि ये तय नहीं हुआ था कि जगह कौन सी होगी, यानी कौन सा एरिया पाकिस्तान में जाएगा और कौन सा एरिया हिंदुस्तान में जाएगा. ये टिप्पणी नहीं हुई थी, सिर्फ हुई थी कि विभाजन होगा. तो इसी के चलते हिंदुस्तानी जनता जो थी वो काफी खुश थी कि 15 अगस्त को हम 200 साल के बाद आजाद हो रहे हैं, इतनी पीढ़ियां गुजर गई तब जाके हम आजाद हुए. मगर वो इस चीज का उनके अंदर दुख था और डर था कि ये नहीं पता कि इस समय पर हम हिंदुस्तान में खड़े हैं या पाकिस्तान में खड़े हैं. तो ये समस्या उन्हें सता रही थी. इसी के साथ आपको इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो क्या रखना है, देखिए वो बता देता हूं मैं कि राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियों में पहले तो आपको यही सब चीजें लिखनी कि लगभग 200 वर्ष बाद हम आजाद हो रहे थे, ये सब चीजें थी, ये दुख का था, ये मनोरंजन का था. ये सब करने के बाद आपको बता देना है कि राष्ट्रीय सभा की, संविधान सभा की काफी महत्वपूर्ण बैठक में जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने भाषण दिया था भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठ. इसका मतलब यही है कि आजाद होना काफी मेहनत के बाद, भाग्य के बाद और कई सारे लोगों के योगदान और लगन के बाद. तो इसका यही मतलब होता है. तो आपको याद रखना है भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठ. करेक्ट? ये दिया था भाषण. चलिए ये हमें समझ में आ गया. यहां तक समझे? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अभी तक इसके इंट्रोडक्शन की, जो कि हमें पता होने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब हमें ये पता है तो हमें ओवरऑल चैप्टर पता है. अब इसके बाद हम पढ़ते हैं समस्याओं की तरफ. तो यानी कि राष्ट्रीय निर्माण हमारा हो गया. और दूसरी बात ये बता देता हूं मैं आपको कि ये जब 14 अगस्त को टिप्पणी हुई थी कि भारत का विभाजन होगा, फिर कुछ समय बाद ये बताया गया कि भाई आखिर विभाजन हो तो रहा है भारत का, मगर वो किस आधार पर हो. तो बाद में ये कंक्लूजन निकला कि पूरे हिंदुस्तान की जगह पर जिस जगह पर मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है उसको पाकिस्तान घोषित कर दो, अदरवाइज बचा हुआ रहेगा वो हिंदुस्तान रहेगा. तो पूरे हिंदुस्तान की जमीन पे, पूरे भारत की जमीन पे दो जगह ऐसी निकली जहां पे मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज्यादा थी. एक तो पश्चिमी पाकिस्तान जिसको हम जानते हैं और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं. तो इस दोनों जगह को पाकिस्तान घोषित किया गया, यहाँ पे सरहदें बनाई गई और फिर यह बताया गया कि इन दोनों जगहों पे जो अल्पसंख्यक लोग हैं, यानी कि पाकिस्तान का जो क्षेत्र बनाया है उस क्षेत्र में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं वो उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डालेगा कि वो पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान में आए. और जो हिंदुस्तान पे यानी भारत की जमीन पे जो अल्पसंख्यक मुस्लिम कम्युनिटी है उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा कि वो भारत छोड़ के पाकिस्तान जाएं. मगर इसका क्या हुआ? बिल्कुल उल्टा परिणाम हुआ कि इन सभी मुद्दों से पहले ही दोनों ही विभाजन की जगहों पर
धार्मिक दंगे भड़क उठे, यानी कि दोनों ही जगह पे धार्मिक दंगे उठने लगे कि जिन्होंने साथ मिलकर देश आजाद करवाया था, अब वो दोनों कम्युनिटी क्या होने लगी थी, एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गई थी। पाकिस्तान क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को मारा जा रहा था, हिंदुस्तान के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम को मारा जा रहा था। दोनों ही क्षेत्र के लोगों ने, करोड़ों लोगों ने जानें गंवाई थी और अपना घर बार, जमीन जायदाद, सोना वगैरह सब कुछ छूट गया था। ठीक है, बहुत ही कम ही लोग जा पाए थे, फिर वहां रहने लग गए। इस तरीके से काफी क्रिटिकल सिचुएशन थी। तो भारत को एकदम ही आजादी के बाद ही काफी गंभीर टॉपिक देखने को मिला, जिसके ऊपर पूरा भारत जो है दंग रह गया था कि आखिर भारत में हुआ क्या, जिसने साथ मिलकर देश आजाद करवाया, अब उन्हीं के बीच में दंगे हो उठे। और इसी के लिए जो ये व्यवस्था चल रही थी भारत में, इसके ऊपर अंतरराष्ट्रीय बात भी उठी थी कि देखो भारत को आजाद कर लिया, क्या मिला। ठीक है, तो ये सब चीजें ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भाग्यवधू से चिर प्रतिष्ठ। तो जितना मैंने आपको ओवरऑल चीजें बताई हैं, उसका कम से कम 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर आ सकता है, तो आपको समझ लेनी है। ठीक, भाग्यवधू चिर प्रतिष्ठ हम समझ गए। नेक्स्ट आ जाइए, अब बात करेंगे हम चुनौतियों की। ठीक है, अब हमें क्या क्या चुनौती देखने को मिली। तो पहली तो हमारे पास चुनौती थी एकता और अखंडता की चुनौती, वो हम लिख लेते हैं। भाई पहली चुनौती क्या थी हमारे पास, एकता और अखंडता की चुनौती। ठीक है, फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना, ये समझ लीजिए। ठीक है, लोकतंत्र व्यवस्था की स्थापना। फिर तीसरी चुनौती हमारे पास ये थी सामाजिक स्तर पर विकास। देखिए, जब भारत आजाद हुआ था, तो आजाद होने के समय पे ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही थी, और भी कई सारी पार्टीज थी जिन्होंने अपने अंदर एक संगठन बना रखे थे। सभी की विचारधाराएं अलग अलग थी, मगर उन विचारधाराओं में जो कॉमन चीज थी वो ये थी कि हम आजाद होने के बाद लोकतंत्र व्यवस्था स्थापन करेंगे। और लोकतंत्र व्यवस्था का स्थापन ये नहीं है कि उसके अंदर हम अध्यात्मक प्रणाली को अपनाएंगे, उसके अंदर हम संसदीय प्रणाली को अपनाएंगे जिसके अंदर जनता का इन्वॉल्वमेंट रहे, उसके अंदर पीपल्स का इन्वॉल्वमेंट रहे, कि वो चाहे तो उस लीडर को रखें, नहीं चाहे तो 5 साल के बाद चुनाव करके उसको हटा दे। तो ये सभी नेताओं की इस पर सहमति थी, चाहे वो किसी भी पार्टी से आता है, चाहे वो कांग्रेस से आता है, चाहे वो समाजवादी दल से आता है, चाहे वो किसी से भी आता है, जो उस समय पर रही होंगी पार्टीज। तो ये हमारी पहली थी लोकतंत्र व्यवस्था की स्थापना, कि भाई हमने सब जगह कह तो दिया कि हम लोकतंत्र स्थापन करेंगे और साथ में संसदीय प्रणाली को अपनाएंगे। अब उसको काम के अंदर लाने की चुनौती थी सबसे बड़ी। ठीक, अब आ जाइए, ये तो पढ़ ली मैं दूसरी वाली, अब पहली पढ़िए एकता और अखंडता की चुनौती। देखिए, सबसे पहली चीज, भारत ने सबसे बुरी सिचुएशन क्या देखी, विभाजन की देखी। अब भारत में विभाजन हो चुका था, तो सबसे बड़ा काम हमारा यही था कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर भारत में किसी भी तरीके का अविभाजन ना हो। यानी कि जब भारत आजाद हुआ था, तो आजाद होने के बाद, विभाजन होने के बाद, तब भी हमारे भारत के अंदर 565 रियासतें थी, यानी कि जिनके ऊपर राजा राज करते थे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह कहा था कि हम ब्रिटिश इंडिया के साथ साथ रजवाड़े और रियासतों को भी आजाद करते हैं। तो और उनसे यह भी कहा कि अगर रजवाड़े या रियासत चाहें तो वो किसी भी संघ के अंदर आ सकते हैं, भारतीय संघ में भी आ सकते हैं और पाकिस्तानी संघ के अंदर भी आ सकते हैं। और अगर वो चाहें कि वो खुद ही एक अलग देश बने तो वो भी कर सकते हैं। ये उनको आजादी मिल गई थी। तो सबसे बड़ा काम हमारा यही था कि अब जो 565 टुकड़े हैं उनको भारत के अंदर जोड़ना, क्योंकि अगर ये नहीं जोड़े जाते तो भारत के अंदर 565 धब्बे बन जाते, जो कि काफी बुरा होता। ठीक है, तो इसी के लिए यहां पे क्या हुआ कि इन सभी चीजों को जोड़ने के लिए जो सबसे बेहतरीन नेता थे उस समय पे, जिनको राजनीतिक काफी समझ थी, गृह मंत्री उस समय के वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप इन सभी लोगों को समझाएं और भारतीय संघ के अंदर शामिल करें। तो ये सब सिचुएशंस थी हमारी। फिर उन्होंने क्या करा, उनकी भूमिका को एक काफी संवैधानिक भूमिका भी मानी जाती, यानी कि उन्होंने ऐसे टेक्निक्स, ऐसे उपाय लगाए कि सभी को अपने अंदर सम्मिलित कर लिया। बची कुछ रियासतें पाकिस्तान के साथ चली गई थी। तो उनकी इस भूमिका को संवैधानिक भूमिका और काफी महत्वपूर्ण भूमिका बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने इन सभी को सम्मिलित करने के लिए सभी मानदंड बना लिए। सेना का यूज भी कर लिया, प्यार का यूज भी कर लिया, समझाने का यूज भी कर लिया, मगर उनको अंदर जरूर ला दिया। तो इसी के साथ जितनी भी रियासतें थी वो धीरे धीरे करके हमारे पास सम्मिलित तो हो गई, मगर कुछ रियासतें ऐसी थी जिन्होंने आखिर तक मना करी कि हम आपके अंदर सम्मिलित नहीं होंगे, हम अलग देश बनाएंगे। तो उन रियासतों का मैं कुछ नाम लिख देता हूं आपके सामने। वो रियासतें थी हमारी, ये इसी के साथ समझा रहा हूं, एकता और अखंडता के साथ। ठीक है, वो रियासतें थी, पहली तो हमारी हैदराबाद की थी, हैदराबाद। ठीक है, जूनागढ़, कश्मीर और मणिपुर। ठीक है, ये सब समझ गए। तो ये हमारी कुछ रियासतें थी जिन्होंने आखिर तक मना किया। और आपको जो सिलेबस में पढ़ना है वो सिर्फ हैदराबाद और मणिपुर के बारे में पढ़ना है, जूनागढ़ और कश्मीर के बारे में समझा दूंगा मैं। ठीक है, तो अब देखिए, जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो 1947 के अंदर ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को ये प्रस्ताव दिया कि आप जो है भारतीय संघ के अंदर आ जाएं। और उस समय हैदराबाद के जो राजा थे उनका नाम निजाम नहीं था, उस राजा को ही निजाम बोला जाता था जो हैदराबाद पर शासन करता था। तो भाई निजाम को जो है हमने
प्रस्ताव दे दिया कि आप भारतीय संघ के अंदर सम्मिलित हो जाएं। ये हो गया काम हैदराबाद में। अब उन्होंने हैदराबाद के निजाम ने क्या कहा, 1 साल का समय मांगा कि भाई मुझे 1 साल का समय दो, मैं सोच बूझ के बताऊंगा 1947 में। फिर 1948 आ गया। 48 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फिर बोला कि आपने 1 साल का समय मांगा था, क्या हुआ? अब क्या हुआ, बातों की टालम टोली करने लग गए, यानी कि बातों को टालने लग गए कि हाँ करेंगे विचार, क्या हुआ अभी थोड़ी देरी तो हुई, इस तरीके से। अब थोड़ा शक हुआ हैदराबाद पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि यार ये टालम टोली कर रहे हैं, क्या मसला है। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे करके उन्होंने बोला कि क्या बात चल रही है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, या जो कुछ भी है आपको कोई दिक्कत तो हमसे पूछो, कोई सभ्यता चाहिए तो हमें बताइए। तो इस तरीके से बातें चलने लगी। तो हैदराबाद के निज़ाम ने बोला कि भाई मैं तो अलग देश बनाऊंगा, मैं नहीं जा रहा किसी के साथ, और जाऊंगा तो पाकिस्तान के साथ जाऊंगा। ये सब सिचुएशन थी। तो इसके बाद जब हैदराबाद की जनता को ये पता लगा कि भारत जो है अपने अंदर शामिल करना चाह रहा है हैदराबाद को, तो उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया निज़ाम के खिलाफ कि हमें निज़ाम से छुटकारा चाहिए और भारतीय संघ के अंदर में सम्मिलित होना है, क्योंकि निज़ाम बेसिकली राजा का काम कर रहा था, वहाँ का राजा ही था वो, और काफ़ी पैसे वाले भी थे वो। तो इसी तरीके से उन्होंने आंदोलन शुरू करा। तो निज़ाम ने कहा अरे मेरी जनता ही मेरे खिलाफ हो रही है, मेरी आवाम मेरे खिलाफ हो रही है, तो जब जनता ही राजा के खिलाफ होगी तो राजा का शासन टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। तो इन्होंने क्या करा, सैनिक शासन, अर्धसैनिक बल उनके ऊपर लगा दिया, जिसको हम रजाकारी के नाम से भी जानते हैं। अर्धसैनिक बल उनके ऊपर लगा दिया, जिन्होंने आंदोलनकारियों को बेपनाह गोलियां मारी, तलवारें मारी, जान से मार दिया, जिसके अंदर महिलाओं, पुरुषों की, कई सब लोगों की जानें गई। जब भारत को ये पता चला कि हैदराबाद के अंदर ऐसा हो रहा है कि वहाँ की जनता चाह रही है कि वो हमारे अंदर सम्मिलित हो और निज़ाम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तभी हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सैनिकों को भेज दिया और निज़ाम से ज़बरदस्ती क्या करवा लिया, हस्ताक्षर करवा लिए। ज़बरदस्ती तो नहीं, सैनिक बल के द्वारा। तो इस तरीके से सैनिक बल के मानदंड हमने अपनाया। मणिपुर में, और मणिपुर समझ लीजिए कश्मीर, दोनों को सेम टू सेम ही है। तो इनमें थोड़ा हिसाब उल्टा था। कश्मीर में बेसिकली हिंदू राजा थे और आवाम जो थी मुस्लिम थी। अब क्या हुआ कि बेसिकली कश्मीर को छोड़ा गया था सिर्फ, और बाकी जो हिस्सा था पाकिस्तान का था। अब कश्मीर के अंदर भी सारे मुसलमान रहते हैं, तो कश्मीर के लोगों ने क्या कहा कि यार यहाँ भी सब मुसलमान हैं, क्यों ना इसको भी अंडर कर लिया जाए। अब वो भारत का भाग था नहीं, तो भारत कुछ करेगा नहीं, तो कश्मीर में पाकिस्तानी हमला होना शुरू हो गया। और जब हमला होना शुरू हुआ तो जगह छिनती चली गई कश्मीर की। तो कश्मीर के राजा ने हिंदुस्तान के पास कॉल करी कि भाई हमारी मदद कीजिए, तो पाकिस्तान वाले ऐसा कर रहे हैं। भारत ने कहा भाई हम क्यों करें, तुम्हें तो अलग देश बनाना था, अलग देश बनाओ, हमसे क्यों कह रहे हो कुछ। उन्होंने कहा कि देखो ऐसी बातें मत करो, मैं सम्मिलित हो जाऊंगा तुम्हारे संग, बट अभी फिलहाल हमें आके बचाओ। भारत ने अपनी सेना भेज दी, और सेना भेजने के बाद उनको खदेड़ा तो नहीं, जो वो जहां पर रुक गए थे लड़ते लड़ते, जो उन्होंने जगह हासिल कर ली थी, उस जगह पर सरकार, हमारे हिंदुस्तान की सेना बैठ गई। उससे आगे उनको बढ़ने नहीं दिया, और उससे आगे उनको बढ़ने नहीं दिया, और इतना हिस्सा कभी हम जीत भी नहीं पाए। तो उतने हिस्से को क्या बोलते हैं, पीओके, पीओके के नाम से जाना जाता है उतना हिस्सा, ठीक है। फिर इसके बाद कश्मीर का हमारे भारतीय संघ के अंदर विलय हो गया, मगर अब जितना कश्मीर था उतना भारत को नहीं मिला। उसका कुछ भाग किसने ले लिया, पीओके ने ले लिया, कश्मीर ने, सॉरी पाकिस्तान ने ले लिया। तो भारत ने बोला कि भाई जितना ये था उतना हमें मिला नहीं, और जिस तरीके से इसका विलय होना चाहिए था उतना भी नहीं हुआ, तो हम इसको कुछ ना कुछ सभ्यता प्रोवाइड करेंगे, यानी कि अपना अलग देश बना, अपना अलग झंडा रख सकता है, अपना अलग संविधान रख सकता है, और यहाँ के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बोला जाएगा। ये कुछ संविधान द्वारा इसको फैसिलिटीज या बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए, जो कि अब जाके हटा भी दिए गए, ठीक है। यहाँ पे कोई जमीन भी नहीं खरीद सकता, वो भी हटा दिया। तो इस तरीके से कश्मीर का विलय हो गया। मणिपुर के अंदर अगर आप लोगे, सबसे पहले यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र यहीं कायम हुआ था, और यहाँ पे सबसे पहले चुनाव भी हुए थे। और मणिपुर के अंदर काफ़ी ईजी था, बेसिकली यहाँ की जनता भी चाहती थी, जनता नहीं चाहती थी, राजा चाहता था, तो इसीलिए यहाँ के लोग अभी थोड़े गुस्सा रहते हैं, ठीक। यहाँ तक हम समझ गए, एकता और अखंडता की चुनौती समझ गए। उसके साथ साथ हम अपने हैदराबाद का विलय, कश्मीर का विलय, मणिपुर का विलय भी हम जान गए। अब आ जाते हैं हम सामाजिक स्तर पर विकास। तो बेसिकली भारत ने क्या किया था, कई सब चीज़ें झेली थी, यानी कि अल्टीमेटली जब भारत हमारा डिवाइड था 2 कैटेगरीज में, यानी पहला ब्रिटिश इंडिया और दूसरा रजवाड़े या फिर रियासतें। तो उस सिचुएशंस के अंदर क्या चीज़ें थी, उस सिचुएशन में ये था कि ब्रिटिश इंडिया पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल था, और यहीं पर अगर मैं बात करूं कि रजवाड़ों की, वहाँ पे इनडायरेक्टली कंट्रोल था। जैसे मान लीजिए अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट 70% टैक्स वसूल रही है, तो वो 70% ब्रिटिश इंडिया के लोगों से ले लेगी डायरेक्टली, उनके बीच में कोई भी नहीं है। यहीं पर अगर 70% उसे जो रजवाड़ों के एरिया हैं उनकी जनता से लेना है, तो अब राजा भी कुछ ना कुछ जेब में रखेगा। तो राजा अपनी जनता से 80-90% टैक्स लेता था, टैक्स, जो कि कुछ परसेंट अपने पास रखा, 30% बाकी आगे भेज दिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो राजाओं के अंडर में जनता थी वो ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि उन्हें और ज़्यादा डबल टैक्स देना पड़ रहा था। वो जो गवर्नमेंट ले रही थी वो तो नहीं दे पा, वो तो निकालना मुश्किल था, अब राजा को भी देना है। तो इसीलिए अब हमारे पास काम ये था कि पूरे देश में सामाजिक स्तर पर विकास होना चाहिए, और जो हमारे अल्पसंख्यक लोग हैं उनको कुछ महत्वपूर्ण भूमिका देनी चाहिए, जिससे जो बहुसंख्यक लोग उनको परेशान ना कर सकें, ठीक है। तो बहुसंख्यक दल अपना प्रभाव ना जमा सके, तो इसीलिए हमारा सामाजिक स्तर पर विकास करना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती बना रहा। तो इसी के साथ इसके जितने भी फंडामेंटल थे, बेसिक थे, वो सब चीज़ें मैंने बता दी, जितनी थ्योरी थी वो सब बता दिया। अब इसके अंदर क्या क्या रह गया है देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत समझ लीजिए कि राज्यों का पुनर्गठन, ये सब चीज़ें खत्म हुई हमारी। फिर हमारे पास टॉपिक आया राज्यों का पुनर्गठन, यहाँ लिख देता हूँ मैं।
अरे राज्यों का पुनर्गठन। तो राज्यों का पुनर्गठन यानी भाषाई आधार पर और संस्कृति के आधार पर, ये सबसे पहली समस्या उठी थी हमारी कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में 1920 की। ठीक है, ये पहला हमारे पास ऑप्शन आया था कि यार हमारी भाषा के आधार पर अलग राज्य होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अब ये इस पर निपटे तो ये समस्या आ गई, यानी कि अब भाषा के आधार पर लोग राज्य मांगने लग गए। जब भारत आज़ाद हुआ था, जब का आप मैप देखोगे तो उसमें इतने राज्य नहीं है जितने आज हैं। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि धीरे धीरे करके इसके ऊपर बड़े बड़े आंदोलन होने लग गए। बड़े बड़े आंदोलन ऐसे भी होने लग गए कि जिसके अंदर बड़े बड़े नेताओं की मृत्यु भी होने लग गई। यहीं पर एक कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे पोट्टी श्री राम लूलू, जिनकी 56 दिनों की भूख हड़ताल में ही मृत्यु हो गई थी। और इनके बाद ये मामला इतना गर्मा गर्मी में आ गया था कि इसके ऊपर विचार करना सरकार की पहली भूमिका बन गई कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ विचार किया जाना चाहिए। तो इसमें बड़े बड़े नेताएं पार्टिसिपेट कर रहे थे, बड़े बड़े नेता पार्टिसिपेट कर रहे थे और साथ में बड़े बड़े आंदोलन हो रहे थे कि हमें अलग राज्य दो, अलग राज्य दो। मगर इसका दोनों चीज निकलती है, एक पॉजिटिव इफेक्ट भी निकलता है, नेगेटिव इफेक्ट भी निकलता है। वो कैसे? पॉजिटिव इफेक्ट ऐसे कि बेसिकली जब कोई किसी जगह पर एक जैसे लोग रहेंगे, जैसे मान लो मैं हिंदी बोलता हूँ, मेरे जो घर के आसपास के लोग हैं वो भी हिंदी बोलते हैं, तो हमारे आपस में कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया रहेगी। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहेगी, हमारे अंदर ट्रेड सिस्टम बढ़िया रहेगा। ट्रेड सिस्टम बढ़िया रहेगा तो हमारे अंदर एजुकेशन सिस्टम बढ़िया रहेगा। भाई जो वो पढ़ेगा वो मैं पढ़ूंगा। इसी तरीके से यहाँ पर एक तो बेनिफिट ये निकला। इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या है? नेगेटिव इंपैक्ट ये है कि मैं देखूँ कि यार मेरे बगल वाला ही मेरे जैसा है, मेरे सामने वाला ही मेरे जैसा, हम सब तो 5-6 जैसे ही हैं, क्यों ना अपना अलग देश बना लेते हैं। यानी कि भारत सरकार को ये भी डर था कि ये जो हम भाषा के आधार पर बांट रहे हैं कहीं ये अलगावाद की स्थिति पैदा ना कर दें। और अलगावाद की स्थिति उत्पन्न भी हुई थी, जो कि हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टरों के अंदर। अलगावाद की स्थिति पैदा ना कर दें, तो एक ये डर था। मगर जिस तरीके के आंदोलन हो रहे थे तो भारत सरकार को कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ा और उसके बाद हमारे राज्यों का पुनर्गठन शुरू हुआ। पहला राज्य जो बना था आपका, वो बना था दिसंबर 1952 में। आंध्र प्रदेश के नाम से अलग राज्य की घोषणा कर दी गई थी। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले राज्य कौन सा बना था। ठीक है, तो यहां तक हम समझ गए। सो होपफुली आपको सभी चीजें क्लियर होती हुई आई होंगी। जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल था, टॉपिक था, पॉइंट्स थे, वो सब मैंने बता दिए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ, थ्योरेटिकल। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं बचा होगा आपको, बट फिर भी कहीं किसी टॉपिक के अंदर कोई डाउट हो, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कहीं ना कहीं हमारे डाउट्स क्रिएट हो ही जाते हैं, या किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक में आपको डाउट हो तो वो भी आप मुझे जरूर बताएं। मैं उस स्पेसिफिक पार्ट्स की भी वीडियो बनाऊंगा और आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं इस क्लास के अंदर और कवर अप करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर को। अदरवाइज अगर आपको किसी चैप्टर के अंदर डाउट हो तो आप उस चैप्टर का नाम कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज हम सीरीज वाइज तो करेंगे। तो मिलते हैं इस क्लास के अंदर। थैंक यू।